तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टेक हैक्स में। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के ऊपर एक कोर्स लेके आ रहा हूँ। और उस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही अच्छा कोर्स रहने वाला है। कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें मैंने पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बताया था कि उस कोर्स में क्या क्या मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो आज की वीडियो का कंटेंट ये रहने वाला है मेरा। पहले तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या होती है डिजिटल फॉरेंसिक्स। फिर लॉ इन्फोर्समेंट की बात करेंगे। फिर क्या मिलस्टोन्स वगैरह जो है अचीव है किए गए हैं। क्या की मिलस्टोन से एवोल्यूशन कैसे हुआ है डिजिटल फॉरेंसिक्स का, क्या गवर्निंग डिजिटल फॉरेंसिक्स लॉस एंड रेगुलेशंस है, इन सब की बात करेंगे। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स बेसिकली क्या है, क्यों यूज़ होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स, और क्या ज़रूरत पड़ी डिजिटल फॉरेंसिक्स की। व्हाट इज़ डिजिटल फॉरेंसिक्स? डिजिटल फॉरेंसिक इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एग्जामिनिंग द डेटा ऑन डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, फ़ोन एंड टैबलेट्स। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिटल डिजिटल एविडेंस हमने को मिलता ही मिलता है। फ़ोन, टैबलेट या कुछ और, कैमरा भी हम ले सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग जो डिजिटली हो, लाइक। तो वो होता है डिजिटल डिवाइसेस, उनका फॉरेंसिक्स होता है। एफएसएल में जाने के बाद जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी होती है स्टेट और सेंट्रल लेवल की, जो भी केस होता है, जिस टाइप का केस होता है, बाद में फॉरेंसिक वाले उस साइट पे आके सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं और एफएसएल में ले जाते हैं एनालिसिस के लिए। फिर उनमें से एविडेंस निकलते हैं। वही बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक्स है एक तरीके से। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स का गोल क्या है? बेसिकली द गोल इज टू कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज दिस डेटा इन अ वे दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। बेसिकली मेन गोल क्या होता है कि प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी फॉलो होना डिजिटल फॉरेंसिक्स की, और जब जज के सामने एविडेंस पेश हो तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहे। इंटीग्रिटी लूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रिटी लूज हो गई, टेम्पर हो गया एविडेंस, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। Digital forensic ensure that electronic evidence is handled in a way that maintain its integrity for use in legal proceeding। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रिटी जो है मेन डिजिटल फॉरेंसिक्स में मेन कंसेप्ट होता है। इंटीग्रिटी के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे हाईली चांसेस होते हैं कि एविडेंस जो है वो टेम्पर हो जाए। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि एविडेंस जो है वो टेम्पर ना हो किसी भी सिचुएशन में। तो फॉरेंसिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी में? साइबर सिक्योरिटी में इट हेल्प्स फाइंड आउट हु हैक्ड द सिस्टम एंड हाउ दे डिड इट। मतलब सिस्टम कैसे हैक्ड हुआ और किस टाइप से उन्होंने हैक किया, क्या उन्होंने स्टेप्स फॉलो किए हैक करने में, वो सब डिजिटल फॉरेंसिक्स के थ्रू पता चलता है जब एनालिसिस करते हैं। जब हम डीपली फॉरेंसिक करते हैं एक सिस्टम की, तो पता चलता है कि सिस्टम इस तरह से हैक्ड हुआ, या इस तरफ से किसी ने हैक किया, कोई मालवेयर इन्फेक्टेड हुआ था सिस्टम। तो इस टाइप से डिजिटल फॉरेंसिक्स होती है। डिजिटल फॉरेंसिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर साइबर अटैक्स एंड इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है फ्यूचर क्राइम को जो प्रिवेंट करता है, साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करता है। क्योंकि जब एक सिस्टम की फॉरेंसिक्स होती है तो काफ़ी चीज़ें सामने आती है, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमको और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी में। और लॉ इन्फोर्समेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंट होती है? इट हेल्प्स पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटर्स टू सॉल्व क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेस। पुलिस को डिजिटल फॉरेंसिक्स बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब मेनली क्राइम होता है तो वहाँ पे जब एविडेंसेस होते हैं, उन्हीं के थ्रू एविडेंस निकलते हैं, सॉरी आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं एविडेंसेस में। तो पुलिस को वो सारी चीज़ें हेल्प करती है। लाइक एक सिनेरियो अगर मैं लेता हूँ, कहीं पे क्राइम हो गया, लास्ट कॉल कब गया था, कोई फ़ोन मिल गया वहाँ पे, उस फ़ोन की जब फॉरेंसिक्स होती है, जब पता चलता है कि लास्ट कॉल ये गया था, लास्ट मैसेज गया था, उसके थ्रू भी काफ़ी चीज़ें पता चलती है कि मे बी उसके थ्रू बंदे ने वो बंदे का पता लग जाता है, या कोई जिसने भी क्राइम किया हो तो उसका पता लग जाता है फ़ोन के थ्रू। रेयर चांसेस होते हैं कई बार, तो फ़ोन से बहुत कुछ डेटा मिल जाता है। बाय एनालाइजिंग द डिजिटल डेटा, इन्वेस्टिगेटर कैन फाइंड एविडेंस दैट लीड्स टू कैचिंग एंड कन्विक्टिंग क्रिमिनल्स। डेटा को एनालाइज करते वक्त इन्वेस्टिगेटर जो होता है
वो काफ़ी टाइप्स के एविडेंस जो है फाइंड करता है, उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी को ढूंढता है कि क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, क्या कैसे क्राइम हुआ है। ये सारी सारी बातें एक टाइप से एक ही है कि हम डिजिटल फॉरेंसिक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें डिजिटल फॉरेंसिक्स की। बेसिकली क्राइम को प्रूव करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक्स यूज़ कर रहे हैं ना हम, कि कोर्ट में एक एविडेंस जो है वो अच्छे से पेश हो, उसकी इंटीग्रिटी लूज ना हो, और क्राइम जो है वो प्रूव हो सके कि ये क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये डिजिटल फॉरेंसिक्स है। सेकेंडली हम बात करें हिस्ट्री एंड रिवॉल्यूशन ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स की, तो आज से 30 साल पहले यूएस में मेनली बिकॉज लॉ इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री नीडेड टू इन्वेस्टिगेट क्राइम इन्वॉल्विंग इन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आपको पता होगा इंटरनेट भी जो है यूएस से स्टार्ट हुआ था, आरपानेट करके हमने सुना होगा। तो मिलिट्री से ही वो स्टार्ट हुआ था इंटरनेट, और डिजिटल फॉरेंसिक्स भी जो है यूएस में स्टार्ट हुआ सबसे पहले 30 साल पहले, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी डिजिटल फॉरेंसिक्स की कोई भी क्राइम को प्रूव करने के लिए, कि हम पे कैसे पता लगाए कि भाई क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत थी ना वहाँ पे, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स इंट्रोड्यूस हुआ। एज ए क्रिमिनल स्टार्टेड यूजिंग मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल फॉरेंसिक्स इन्वॉल्व alongside information security with focuses on protecting data। जैसे जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स में टेक्नोलॉजीज आती गई, वैसे वैसे क्रिमिनल्स भी और टेक्निक्स यूज़ करने लगे एविडेंस को हाइड करने की, आर्टिफैक्ट्स को हाइड करने की, ताकि क्राइम प्रूव ना हो सके। फिर इम्पोर्टेंस की डेट्स क्या आ जाती है हमारे पास, कि 1984 में एफबीआई ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसका था जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिखे आप देख सकते हैं, CART का। इसकी जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर एनालिसिस एंड रिस्पांस टीम, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था एफबीआई के थ्रू। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में। और 1988 में ग्रुप कॉल्ड IACIs was formed to train and certify experts in computer forensics, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टिगेटिव स्पेशलिस्ट की एक टीम फॉर्म हुई 1988 में कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के लिए। इन 1995 IOCE, International Organization on Computer Evidence, was created to make sure that digital evidence is handled correctly and consistently। जो IOC का मेन फोकस था कि डिजिटल एविडेंस जो है वो बेसिकली प्रॉपर हैंडल हो, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। उसमें इस चीज़ का फोकस रखा गया है। आप ये सारी चीज़ें मेनली इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, इन सब की फुल फॉर्म सर्च करके डेप्थ में बताया गया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स रखे और कुछ थोड़ा सा कंटेंट आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा है, बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहता कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा हो। मैं आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स में वर्क होता है। इन 1997 the G8 countries recognized the importance of digital forensics for fighting cyber crimes and emphasizes the need to train law enforcement in this area। यानी G8 की मैं बात करूँ तो ग्रुप ऑफ 8 नेशंस, समझे आप, ग्रुप ऑफ 8 नेशंस जो है, उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई कि डिजिटल फॉरेंसिक्स फाइटिंग साइबर क्राइम एम्फसाइजेज द नीड ऑफ ट्रेन लॉ इन्फोर्समेंट इन दिस एरिया, की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लॉ इन्फोर्समेंट में। हमको ट्रेन ऑफिशियल्स चाहिए, ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए। 1987 में ये G8 कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुआ था, इम्पोर्टेंस बताई गई थी। इन 2000 द फर्स्ट FBI लैब डेडिकेटेड टू डिजिटल फॉरेंसिक वाज सेट अप इन सैन डिएगो, showing how seriously this field was being taken। 2000 में FBI ने एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब सेटअप की थी, फर्स्ट लैब सेटअप हुई थी डिजिटल फॉरेंसिक्स की। ठीक है। उसके बाद हाउ डिजिटल एविडेंस इन्वॉल्व इन लीगल सिस्टम। ओवर ए टाइम डिजिटल फॉरेंसिक्स बिकम इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट इन क्रिमिनल केसेस बट ऑल्सो इन सिविल लीगल डिस्प्यूट्स एंड लीडिंग टू द राइज ऑफ न्यू फील्ड कॉल्ड ई डिस्कवरी। ई डिस्कवरी की मैं बात करूँ तो ई डिस्कवरी स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी। डिजिटल फॉरेंसिक धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, बिकॉज हर कंट्री में डिजिटल फॉरेंसिक धीरे धीरे यूज़ होने लगा, क्रिमिनल केसेस बढ़ने लगे। तो फिर उनको कंट्रीज़ जो है वो सोचने पड़ेगी कि भाई इनका इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो इन्होंने यूएस को देख के अपनी कंट्रीज़ में भी डिजिटल फॉरेंसिक्स को इंट्रोड्यूस किया, क्रिमिनल केसेस को देखते देखते। ई डिस्कवरी जो मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी मीन्स कि न्यू न्यू टाइप के केसेस जो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, मतलब ऑनलाइन टाइप्स के केसेस जो होते हैं,
Now, digital evidence is crucial in many types of legal cases, and there are specialized method to make sure this evidence is collected and analyzed properly, so it can be used in court. Uh, हर जगह ये बात आपको सुनने को तो मिलेगी कि इंटीग्रिटी जो सबसे मेन थिंग है इंटीग्रिटी जो सबसे मेन थिंग रहती है डिजिटल फॉरेंसिक्स में, वो है मेन इंटीग्रिटी, कि इंटीग्रिटी प्रॉपर फॉलो हो, ताकि कोर्ट तक जाते जाते एविडेंस टेम्पर ना हो किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि एविडेंस टेम्पर हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इससे बचने के लिए कई कई बार क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स में डिजिटल एविडेंस टेम्पर ना हो, इसलिए फैराडे बैग्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि एविडेंस टेम्पर ना हो। फैराडे बैग बेसिकली सारे कम्युनिकेशन जो है वो डिस्कनेक्ट कर लेता है एक डिजिटल एविडेंस की, जब एविडेंस फैराडे बैग में होता है। कुछ अब लीगल फ्रेमवर्क्स क्या क्या है जो डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए बनाई गई है। तो अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट, इस एक्ट के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। सबसे पहला एक्ट है आईटी एक्ट में, जो साइबर एक्टिविटीज़ इन इंडिया इंक्लूडिंग डिजिटल फॉरेंसिक्स प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 65, 66 एंड 67 जो है वो डील करता है साइबर क्राइम्स एंड ऑफेंसेस, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर डिजिटल एविडेंस कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। डिजिटल एविडेंस का कैसे कलेक्शन हो और कैसे प्रिजर्वेशन हो, इन सेक्शंस में बताया गया। आप इन सेक्शंस को और डेप्थ में पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे जाके। Indian Evidence Act 1872 amendment by IT Act. Digital evidence is now admissible in court similar to physical evidence. जो डिजिटल एविडेंस है वो भी एडमिसेबल है जैसे फिजिकल एविडेंसेस होते हैं। सेक्शन 65A 65B स्पेशली डील विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये दोनों सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर बनाए गए। Indian Penal Code IPC 1860 cover various cyber crimes such as hacking, identity theft and data breaches। जो ये होते हैं ये 1860 में आईपीसी में आते हैं। प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर prosecuting digital crimes often require forensics analysis। एक फ्रेमवर्क होनी चाहिए डिजिटल क्राइम्स के लिए और जो फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए है। ये बताया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 governs that the procedure for the investigation and prosecutions of crime including those involving digital evidence। बेसिकली एक प्रोसीजर बताता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कैसे क्राइम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी क्या सिमिलर प्रोसेस होना चाहिए कि वहाँ पे एविडेंस जो है वो लाइक हैंडल हो, इन्वेस्टिगेट हो। सेक्शन 91 एंड 92 empower authorities to summon electronic record during investigation। जो है यहाँ पे 91 और 92 अथॉरिटीज़ को। तो दिस सेक्शन मीन्स कि 91 और 92 empower authorities to summon electronic record during investigation। इसका मतलब ये है कि दिस सेक्शन allows basically police officers to investigate authorities to require the production or the document or electronic record that relevant to an investigation। ओके, देन 92 ये बताता है कि ये सेक्शन स्पेशली डील करता है इस पे पब्लिक डॉक्यूमेंट जो अलाउ करते हैं अथॉरिटीज़ को कि उनको एक कॉपी हो एविडेंस की, पब्लिक डॉक्यूमेंट की, फॉर यूज इन इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक्स का फंडा क्या होता है एनालिसिस के अंदर अंदर बात करें तो, कि आप कभी भी रियल केस पे काम कर रहे हो तो उसकी एक कॉपी ज़रूर बना लीजिए, ताकि आप जो भी फर्स्ट कॉपी पे ओरिजिनल कॉपी पे काम कर रहे हो तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए तो आपके पास बैकअप रहे। यानी आपको ओरिजिनल कॉपी पे काम नहीं करना, आपको बैकअप की जो कॉपी बनती है डुप्लीकेट, यानी जो एक केस की डुप्लीकेट कॉपी बनती है आप उस पर एनालिसिस कीजिए फर्स्टली, देन आप ओरिजिनल पे मूव कीजिए। अगर आपके पास कॉपी होगी तो आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि बार बार डेटा एक्वायर करो। मे बी एविडेंस टेम्पर भी तो हो सकता है ना। ओके, नाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आईएसओ आ जाता है 27037 गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफाई कलेक्टिंग एक्वायरिंग एंड प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस। ये पूरा एक मेन प्रोसेस है डिजिटल फॉरेंसिक्स का, जो इंटरनेशनली बताया गया है।
internationally and followed by many organizations in India for ensuring that digital forensics practice are in line with global standard. ठीक है। नेक्स्ट जो है ISO 27001 specifies the requirement for an information security management system ISMS, which include procedures for managing digital forensics। एक ये ISO सर्टिफाइड आपने सुना ही होगा। कई लैब जो होते हैं ISO सर्टिफाइड होते हैं, यानी उनको सारे सर्टिफाइड होना एक बहुत बड़ी बात है। ISO एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फॉर्म है। जो भी लैब इससे सर्टिफाइड होती है वो लीगली वर्क करती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया। एथिकल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, पहले तो प्राइवेसी कंसिडरेशंस की बात करते हैं हम। बैलेंसिंग प्राइवेसी एंड एविडेंस कलेक्शन, मेक श्योर इन्वेस्टिगेशन रेस्पेक्ट पीपल प्राइवेसी वाइल स्टिल गैदरिंग द नीडेड एविडेंस। इसमें ये बोल सकते हैं कि जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो कई बार होता है ना कि कई ऐसा भी डेटा देखा जा रहा है जो नहीं देखना चाहिए। बेसिकली एनालिसिस में सब देखना ही पड़ता है ना। तो प्राइवेसी होनी चाहिए एक डेटा की। हर कोई यूज़ ना करे वो डेटा को। लीगल कंप्लाइंसेस जो है वो फॉलोड होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि क्या क्या कंप्लाइंसेस होती है। राइट परमिशन होनी चाहिए उनके पास, एक ऑथराइज पर्सन ही जो है वो करे काम उस पे। कंसेंट एंड ऑथराइजेशन, ऑलवेज गेट प्रॉपर परमिशन बिफोर एग्जामिंग और यूजिंग डेटा। जब भी आप एग्जामिंग कर रहे हो और डेटा को यूज़ कर रहे हो तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि कल चल के आपके ऊपर क्लेम ना लग जाए कि आपने बिना परमिशन इसको ऐसे कर दिया, एनालिसिस कर दिया। टेम्परिंग का भी आपके ऊपर चार्ज लग सकता है। हैंडलिंग सेंसिटिव डेटा, डेटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट डेटा विद स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स लाइक इंक्रिप्शन टू प्रिवेंट अनऑथराइजेशन। आप इंक्रिप्ट भी कर सकते हो डेटा को ताकि आप अनऑथराइज यूज से बचा सको उसको। डेटा इंटीग्रिटी, कीप डेटा अनचेंज एंड एक्यूरेटली रिकॉर्ड ऑल हैंडलिंग प्रोसेसेस। डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर वे में हैंडल होना चाहिए। और कॉन्फिडेंशियलिटी आपको पता ही, CIA। बेसिकली हम साइबर सिक्योरिटी में बात करें, 3 पिलर साइबर सिक्योरिटी के होते हैं। CIA, कीप डेटा प्राइवेट एंड ओनली शेयर इट विद पीपल हु हैव द राइट टू सी इट। ठीक है। मतलब बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि डेटा जो प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है, और उन्हीं के साथ शेयर होना चाहिए जिनके पास राइट्स है, परमिशंस है। एथिक्स इन फॉरेंसिक रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेसी, रिपोर्ट फाइंडिंग्स क्लियरली एंड फेयरली। रिपोर्ट एकदम फेयर होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई जोल जाला नहीं होना चाहिए, सीधी बात ये बोलूँ मैं तो। बेस्ड ओनली ऑन द एविडेंस, ओके। ट्रांसपेरेंसी, क्लियरली एक्सप्लेन हाउ यू गैदर एंड एनालाइज द डेटा सो अदर कैन ट्रस्ट योर वर्क। आपने डेटा कैसे गैदर किया, कैसे एनालाइज किया, रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इम्पैक्ट अवेयरनेस, थिंक अबाउट हाउ योर फाइंडिंग्स माइट बी अफेक्ट पीपल एंड अवॉइड कॉजिंग अननेसेसरी हार्म, ओके। अब ओवरव्यू की बात करें फॉरेंसिक्स प्रोसेस मॉडल्स की, तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क्स है कुछ प्रोवाइड, जैसे कि पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर मेथड फॉर थ्रू एंड लीगल साउंड इन्वेस्टिगेशन। एक लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस क्या है डिजिटल फॉरेंसिक्स का, कि एक प्रोसेस में डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है फॉलो हो जब आप क्राइम सीन पे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है मैं बता देता हूँ। FBI कार्ड प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर अप्रोच फ्रॉम द FBI ये चीज़ फॉलो करती है। निस्ट की गाइडलाइंस भी दे रखी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, IOC मॉडल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंप्यूटर एविडेंस। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, ये भी एक बहुत बड़ी फ्रेमवर्क है इंडिया में जो यूज़ हो रही है। फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग साइबर क्राइम्स एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स इन इंडिया। Indian Standard IS 18006 include guidelines for digital evidence handling and preservation. National Technical Research Organization NTRO provide guidelines and support for digital forensics within India. अब फेसेस क्या आ जाते हैं भाई डिजिटल फॉरेंसिक्स से, हमने सब कुछ समझ लिया डिजिटल फॉरेंसिक्स होता क्या है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं फेसेस क्या होते हैं जो इन 6 पिलर्स पे जो है डिजिटल फॉरेंसिक्स पूरा टिका हुआ है। मैं बात करूँ तो सबसे पहला प्रोसेस आता है आइडेंटिफिकेशन। इन सारे फेजेस को हम और डेप्थ में पढ़ेंगे आगे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या एविडेंस है, रिलीवेंट एविडेंस जो भी है वहाँ पे लोकेट कर लो।
फिर कलेक्शन कर लो, जो भी एविडेंस आपको मिल गया उनका प्रॉपर कलेक्शन कर लो, फैराडे बैग का यूज़ कर लो ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन हो। फिर प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्ट एविडेंस फॉर अल्टरनेशन, तो फैराडे बैग यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एग्जामिनेशन, जब भी एनालिसिस के लिए जा रहा है, एनालिसिस से पहले आप उसकी एक कॉपी बना लो। फॉरेंसिक टूल्स का यूज़ करके खूब सारे फॉरेंसिक टूल्स आते हैं जो अभी मार्केट में यूज़ होते हैं। लाइक यूफेड होता है मोबाइल फॉरेंसिक्स के लिए, XRY है, मैग्नेट फॉरेंसिक्स के टूल्स है, बेल्का सॉफ्ट है, और भी खूब सारे टूल्स है, वॉलेटिलिटी है। फिर आ जाता है एनालिसिस के ऊपर, इंटरप्ट फाइंडिंग देन ड्रॉ ए कंक्लूजन। एनालिसिस के बाद आप एक कंक्लूजन भी देंगे, फाइंडिंग्स क्या क्या हुई। फिर रिपोर्टिंग में वही सारा रिपोर्टिंग प्रोसीजर, कैसे फाइंड हुआ, क्या क्या फाइंड हुआ, उनके प्रॉपर लेबलिंग्स होनी चाहिए, जिसने फाइंड किया उसका नाम क्या, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में, जो अपना कंटिन्यू रहने वाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए वीडियोस में, तो मैं वो ट्राई करूँगा करने की। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।